अब हम लोग देख लेते हैं कि निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो विस्तार को देखें तो जो अधिकांश स्थल पाए जाते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के, वो पाए जाते हैं हमारे दक्षिण भाग में, विशेषकर तमिलनाडु एरिया में, और फिर महाराष्ट्र के एरिया में, और फिर इधर भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों में, और इधर फिर जम्मू कश्मीर वाले हिस्सों में विशेषकर पाए जाते हैं। हालांकि पाए जाते हैं पूरे भारत में, लेकिन जो अधिकांश पाए जाते हैं इधर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और फिर इधर पश्चिमोत्तर भागों में वाली श्रेणियों में, और इधर जम्मू कश्मीर वाली एरिया में पाए जाते हैं। आंशिक रूप से भी पाए जाते हैं इधर उड़ीसा पूर्वांचल में, और जो सबसे कम पाए जाते हैं या ना के बराबर पाए जाते हैं कह सकते हैं, सबसे कम पाने जाने वाले स्थलों में से है दक्षिण का केरल और मध्य गंगा घाटी। ये वाली जो एरिया है, इस वाले क्षेत्र में निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल का विस्तार बहुत कम या ना के बराबर पाया जाता है। अपवाद के रूप में जैसे बेलन घाटी है, उस विस्तार उसका इधर मध्य गंगा घाटी इलाहाबाद वाली एरिया में ही पाया जाता है, लेकिन बहुत कम पाया जाता है, एक ही एक स्थल है। केरल में तो कहा जाता है, बुक में मिलता है कि केरल से कोई निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, लेकिन अपवाद में आंशिक रूप से एकाध मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो जो पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग दक्षिण से करेंगे, और पहला जो स्थल हम लोग देखेंगे वो है हमारा पल्लोरम। पल्लोरम से ही पहला निम्न पूरा पाषाणकालीन हैंडेक्स मिला था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला स्थल। तो पहला जो स्थल है हमारा वो है हमारा पल्लोरम। ये है हमारा पल्लोरम। ये स्थल पड़ता कहाँ है? तो ये मद्रास में, ये है हमारा तमिलनाडु। ये वाली एरिया जो है हमारी, ये तमिलनाडु की एरिया है, और तमिलनाडु के ये यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। ये कौन सा स्थल है तमिलनाडु का? पल्लोरम है। पल्लोरम आता कहाँ है तमिलनाडु में? तो मद्रास में आता है। मद्रास तब प्राचीन काल का मद्रास, और अब वो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो ये मद्रास पल्लोरम, या मद्रास भी मिल सकता है, चेन्नई मिल सकता है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, तमिलनाडु के अंतर्गत ही आते हैं। और यहाँ पे एक भूवैज्ञानिक थे, भूवेता थे, जिनका नाम था रॉबर्ट। ये एक भूवैज्ञानिक था जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले यहाँ से एक हैंडेक्स की प्राप्ति की थी। वो कब की थी? तो वो 1863 में इनको हैंडेक्स मिला था। किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय को पहला हैंडेक्स तमिलनाडु के पल्लोरम से मिला था। तो ये एक हो गया बेसिक पॉइंट। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो यहीं से सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था कि ये निम्न पूरा पाषाणकालीन उपकरण है। ये पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर देखिए तो तमिलनाडु का है, ये है हमारा अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम कहाँ पड़ता है? तो अतिरमपक्कम भी हमारे तमिलनाडु वाले राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये चेन्नई में पड़ता है। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये है हमारा तमिलनाडु, और ये पड़ता है हमारा अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम ही चेन्नई के क्षेत्र के आसपास आता है। और पूछा जाए कि अतिरमपक्कम किस घाटी में पड़ता है, पूछा भी गया है कि अतिरमपक्कम किस घाटी का पूरा स्थल है। तो अतिरमपक्कम ये कोर्तियाल घाटी का है। ये जो कोर्तियाल घाटी है कहाँ पड़ती है? तो कोर्तियाल घाटी ये हमारे इधर तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। इसके अंतर्गत ये अतिरमपक्कम स्थल आता है। अब देख लेते हैं इसकी खोज किसने की, यहाँ से कौन एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पे जो खोज का काम किए हैं उपकरण का, वो किए हैं जिनका नाम है विलियम किंग महोदय। विलियम किंग महोदय ने सर्वप्रथम यहाँ से 1864 ईस्वी में यहाँ से काफी संख्या में हैंडेक्स और क्लेवर औजार, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से मिले हैं विलियम किंग को। तो 1864 में क्लेवर और हैंडेक्स मिले हैं। ये अलावा अतिरमपक्कम से एक और एविडेंस मिला, जिसका एविडेंस है यहाँ से 17 प्रकार के जानवरों के पदचिन्ह। अब इसके क्या मतलब है कि वहाँ पे 17 प्रकार के जो 17 कैटेगरी के जानवर हैं उनको चले हैं कहीं पे, मिट्टी पे चले हैं, उनकी कहीं छाप छूट गई है, उन्हीं को वो पदचिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे जो 17 प्रकार के जानवर हैं अलग अलग, उनके पदचिन्ह के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो अतिरमपक्कम से पूछे, ये भी पूछे। इसमें जितने पॉइंट हैं वो लगभग भी पूछे गए हैं, वही इसमें हम लोग नोट किए हैं। और तीसरा साक्ष्य क्या मिलता है यहाँ पे घोड़ा, नीलगाय, जल भैंसा के दांत मिले हैं। 17 प्रकार के जानवर के साक्ष्य तो
मिले हैं पदचिह्न के, लेकिन उसके अलावा घोड़ा, नीलगाय, जलभैंसा के जो दांत होते उनके अंश यहाँ में उत्खनन में मिले हैं। उत्खनन में मिलते हैं तो उनकी डेटिंग होती है, तब जाकर उनकी प्राचीनता प्रमाणित होती है कि ये इतने प्राचीन है। तो इनके जो दांत मिले, पदचिह्न मिले, उनको ले जाके लैब में उनकी डेटिंग करवाएगी, तो उनकी डेटिंग आई निम्न पूर्वापाषाणकालीन। तो इससे ज्ञात हुआ कि ये जो दांत है उतने प्राचीन है। किन किन जानवरों के हैं? घोड़ा के हैं, नीलगाय के हैं, जलभैंसा के हैं। ये जो हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारे अतिरम पक्कम का। और ये वाला जो था ये था पल्लोरम का। अब देख लेते हैं तमिलनाडु में ही एक और महत्वपूर्ण स्थल पड़ता है। वो कौन सा स्थल है? वो स्थल है हमारा, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक और स्थल पड़ता है जिसका नाम है गुडियम। गुडियम जिसके अंतर्गत आता है, ये भी मद्रास, चेन्नई के अंतर्गत आता है तमिलनाडु के स्थल में। तो ये यहाँ से क्या मिलता है? गुडियम का उत्खनन कौन करवाया था? सबसे पहले देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि गुडियम पूरा स्थल का उत्खनन किसने किया? तो गुडियम पूरा स्थल का उत्खनन केडी बनर्जी ने किया है। और यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या मिला है? तो साक्ष्य के रूप में यहाँ से गुफा मिली है। गुफा जिसमें गुफा बना के मानव रहता है, जैसे आज भी बहुत मानव मकान बना के रहता है, वैसे प्राचीन काल में मानव गुफाओं में रहता था। वो गुफाएं जमीन के अंदर भी हो सकती थी, जमीन के ऊपर भी हो सकती थी, और जो पहाड़ होते थे वहां पे भी वो लोग गुफाओं में निवास करते थे। तो यहाँ से गुफा के साक्ष्य मिले, इसके अलावा क्लेवर के साक्ष्य मिले हैं। गुडियम से किसके साक्ष्य मिले हैं? गुफा के साक्ष्य मिले हैं, क्लेवर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ का उत्खनन किसने किया? तो केडी बनर्जी सर ने किया है। अन्य एक स्थल है यहाँ पे एक और तमिलनाडु में स्थल है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ओंदे। ओंदे कहाँ पड़ता है? मद्रास में। कुछ किताबों में मिलता है कि ओंदे ये केरल वाली एरिया में पड़ता है, लेकिन कुछ में मद्रास या तमिलनाडु वाले में मिलता है। लेकिन ज्यादातर बुकों में ये मद्रास तमिलनाडु में ही माना जाता है कि ओंदे पड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है कि एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि न्यू है, पूछा भी जा सकता है। तो ओंदे जो निम्न पूर्वापाषाणकालीन स्थल है, यहाँ का उत्खनन किसने किया? तो ओंदे का उत्खनन किए थे पी राजेंद्रन। पी राजेंद्रन ने कब किया था? तो 2001 में किए थे। और यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या मिला? तो यहाँ पे एक शिशु का कपाल मिला। शिशु मतलब छोटा बच्चा जो होता है, उसके सर के एविडेंस या कपाल, ये वाला एरिया उसको उत्खनन में एविडेंस के रूप में मिले। उसकी भी डेटिंग कराएंगे तो यह ज्ञात हुआ कि ये निम्न पूर्वापाषाणकालीन है। तो ये स्थल काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, निम्न पूर्वापाषाणकालीन। ये हो गए महत्वपूर्ण हमारे तमिलनाडु के स्थल। अब हम देख लेते हैं अन्य स्थल। अन्य स्थल में देख लेते हैं कि ये पश्चिम बंगाल वाले देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल ये हमारा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल हमारा ये वाला एरिया पड़ता है। यहाँ पे कुछ स्थल पाए जाते हैं। कौन से स्थल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। ये है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से निम्न पूर्वापाषाणकालीन स्थल पाए जाते हैं? तो ये वाकुड़ा पाया जाता है, और पुरुलिया पाया जाता है, बीरभूम पाई जाती है, मिदनापुर पाई जाती है। तो जो ये स्थल है ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के हैं। कौन कौन से हैं? वाकुड़ा है, पुरुलिया है, बीरभूम, मिदनापुर। ये जो स्थल है निम्न पूर्वापाषाण के, वो है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा यहाँ पे एक राज्य हमारा पड़ता है, यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में एक स्थल पाया जाता है जिसका नाम है मयूरभंज। ये जो मयूरभंज स्थल है ये निम्न पूर्वापाषाणकालीन स्थल है। और कहाँ पाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य यहाँ पे पाया जाता है। ये हो गए स्थल। अब देख लेते हैं एमपी के कुछ महत्वपूर्ण स्थल कि एमपी ये नर्मदा वाले क्षेत्र में जो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे ये राज्य हमारा पड़ता है, ये वाला हमारा राज्य पड़ता है वो एमपी पड़ता है। एमपी राज्य से होकर नर्मदा नदी जाती है। उसी क्षेत्र में कौन कौन से स्थल पड़ते हैं? ये वाला जो राज्य हमारा पड़ता है, ये एरिया जो पड़ती है ये एमपी वाली पड़ती है। यहाँ के स्थल देख लेते हैं। तो यहाँ का जो पहला स्थल है उसका नाम है मेहर प्रथम। ये हमारा मेहर प्रथम। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये है लोकेशन एमपी में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है कि मेहर प्रथम उत्खनित और एसुलिन उपकरण मिलते हैं। मेहर प्रथम मुख्य रूप से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से
प्रथम एसुलियन उपकरण मिलता है। पूछा जाता है कि प्रथम एसुलियन उपकरण कहाँ से मिला निम्न पूरा पाषाणकालीन संबंध में, तो मेहर प्रथम से पड़ता है। मेहर प्रथम कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। अब देख लेते हैं मेहर प्रथम का उत्खनन का काम किया था, मतलब वहाँ की खुदाई किसने किया था, तो वहाँ की जो खुदाई किए थे वो किए थे JN पांडे ने किया था। कब किया था, तो 1975 में। ये पहला उत्खनित स्थल है जहाँ से एसुलियन प्रकार के उपकरण मिले। तो काफी ये इम्पोर्टेंट है कि मेहर प्रथम प्रथम उत्खनित स्थल है जहाँ से एसुलियन उपकरण मिले। दूसरा स्थल देख लेते हैं एमपी का, तो ये है हमारा हथनौरा। हथनौरा भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो हथनौरा की लोकेशन क्या है, हथनौरा की भी लोकेशन ये एमपी है। ये एमपी है, यहीं से नर्मदा जाती है। ये एमपी हो गया, ये नर्मदा नदी हो गई, यहीं से ये पड़ता है हमारा हथनौरा। हथनौरा कहाँ पड़ता है, तो हथनौरा एमपी में पड़ता है। किस घाटी में पड़ता है, तो नर्मदा घाटी में पड़ता है। ये पूछ भी लेते हैं कि ये एमपी में पड़ता है तो किस घाटी में पड़ता है, तो हथनौरा नर्मदा नदी है, नर्मदा घाटी में पड़ता है। यहाँ की खास क्या विशेषता है, यहाँ के उत्खनन को और क्या, और यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले, तो एविडेंस में यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस मिला है। सबसे पहले तो यहाँ पे 1982 में A.K. सोनकिया मतलब अरुण कुमार सोनकिया ने यहाँ पर उत्खनन किया। और उत्खनन से क्या मिला, तो उत्खनन से यहाँ पे एक युवती मतलब अरुण सोनकिया को यहाँ से एक युवती का कपाल मिला, मतलब यंग जो गर्ल थी उसका सिर यहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है, तो एमपी हथनौरा से मिला है। किसको मिला है, तो 1982 में A.K. सोनकिया को एक युवती या यंग गर्ल का कपाल मिला है। इसके अलावा एविडेंस के रूप में क्या मिला यहाँ से, और हथनौरा से 2 एविडेंस महत्वपूर्ण और मिले हैं जिनका नाम है, ये हाथी की 2 प्रजाति हैं जो आज वो हाथी विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त हाथी की 2 प्रजाति मिले हैं, उनका भी एक कपाल मिला है दोनों का। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है स्टेगोनेन गणेश। और दूसरा जो हाथी मिला है इसका नाम है एलिफेंस हिंसुड्रिंकस। इसका क्या नाम है सेकंड वाले का, तो एलिफेंस हिंसुड्रिंकस सेकंड वाले एविडेंस का नाम है। फर्स्ट वाले का क्या नाम है, तो स्टेगोनेन गणेश नाम है। ये दोनों हाथियों की प्रजाति है। इन्हीं हाथियों की 2 खोपड़ी एक एक करके मिली हैं। इसके अलावा इसी पूरा स्थल पे एक समय आया जब 1997 में A.R. सांख्यान ने इसी युवती, ये जो युवती है, इस युवती का कपाल कौन पाया था, तो A.K. सोनकिया ने 1982 में उत्खनन में पाया था। और आगे के कालों में उसी पूरा स्थल पे उत्खनन का कार्य हुआ, तो उसी उत्खनन में ये जो युवती है, इसी युवती की जो कंधे वाली हड्डी होती है, इसी युवती की कंधे वाली हड्डी प्राप्त किए थे 1997 में A.R. सांख्यान महोदय ने प्राप्त किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसी युवती का जो कपाल मिला था वो A.K. सोनकिया को मिला था 1982 में। पुनः 1997 A.R. सांख्यान को इसी युवती का कंधे की हड्डी मिली थी। तो ये हो गया मुख्य रूप से स्थल। अभी हम लोग को नर्मदा घाटी में जमाव देखना है। जमाव ये पढ़ लेंगे, फिर कुछ स्थल जो छूट जाएंगे वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग सब निम्न पूरा पाषाणकालीन जो नदी घाटी जमाव है उनको देखेंगे। अब देख लेते हैं, ये इसी एमपी में एक और स्थल पड़ता है जिसका नाम है भीमबेटका। ये कौन सा स्थल है, ये है हमारा भीमबेटका। इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी ये लोकेशन है। भीमबेटका में देख लेते हैं कि यहाँ का खोज किसने किया और यहाँ पे उत्खनन का कार्य किसने किया। तो यहाँ पे जो खोज और उत्खनन का कार्य किए थे वो किए थे B.S. वांकांकर महोदय ने। और कब किया था, तो 1972 में किए थे। भीमबेटका की खोज B.S. वांकांकर महोदय ने 1972 में किया था। और उनको यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ 500 से 600 के बीच गुफाएं पाई जाती हैं। लेकिन उन गुफाओं का संबंध हमारे निम्न पूरा पाषाण काल से नहीं है। यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण कालीन से केवल 4 ही गुफाओं का संबंध है। वो कौन कौन सी गुफाएं हैं, पहली जो गुफा है वो है F323। पहली गुफा का क्या नाम है, तो F323 नाम है। दूसरी गुफा का क्या नाम है, तो F325 नाम है। और तीसरी गुफा का क्या नाम है, तो तीसरी गुफा का नाम है F329। चौथी गुफा का क्या नाम है, तो चौथी गुफा का नाम है F396। तो ये होगी भीमबेटका की 4 गुफाएं जिनका संबंध निम्न पूरा पाषाणकालीन है। पहला F3
F3 23, F3 25, F3 29, F3 30 96। इसके अलावा जो ये F3 23 वाली गुफा है, यहाँ पे जो काम किए थे उत्खनन का वो किए थे BN मिश्रा ने। मतलब कि सामूहिक रूप से यहाँ पे अगर कहा जाए तो BS वांकाकर, BN मिश्रा ने दोनों ने उत्खनन किया था, लेकिन स्पेशली इस पे जो F3 23 वाली गुफा है इसके उत्खनन खोज का कार्य ये BN मिश्रा ने किया था। तो ये हो गए इधर के स्थल। अब इधर देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के स्थल। जो हमारा जम्मू राज्य पड़ता है कहाँ पड़ता है, तो ये वाली जो एरिया है, ये वाली एरिया ये है हमारी जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कौन सा स्थल मिलता है, तो पहला जो यहाँ पे स्थल मिलता है वो मिलता है हमारा ये केरवा के जमाव से जाना। ये नदी घाटी है, यहाँ पे जमाव पाया जाता है। यहाँ पे उच्च केरवा निम्न केरवा करके दो जमाव पाए जाते हैं। उसमें से जो ये यहाँ पे पूछा जाता है कि उच्च केरवा और निम्न केरवा। उच्च केरवा और निम्न केरवा का जो जमाव है वो निम्न पूरा पाषाणकालीन पाया जाता है। और इसका संबंध किस काल से हिमकाल से माना जाता है, तो गुंज हिमकाल से माना जाता है। ये हो गया हमारा केरवा जमान। केरवा जमान कहाँ पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये किस काल का स्थल है, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है केरवा जमाव। इसके अलावा दूसरा स्थल प्रमुख जो पड़ता है इसका नाम है पहलगामा। पहलगामा की लोकेशन क्या है, तो ये यही जम्मू कश्मीर है। यहाँ कहाँ स्थल पड़ता है, इसका उत्खनन किया है और यहाँ पे क्या एविडेंस मिले देख लेते हैं। तो पहलगाम जो पूरा स्थल है वो जम्मू कश्मीर के लिद्दर नदी घाटी में पड़ता है। पहलगाम पूरा स्थल कहाँ पड़ता है, तो पहलगाम पूरा स्थल लिद्दर नदी जम्मू कश्मीर घाटी में पड़ता है। यहाँ पे उत्खनन का काम कौन किया, तो उत्खनन का काम किए थे HD संकालिया महोदय ने। कब किया, तो 1969 में किया। 1969 में पहलगाम में खुदाई का काम किसने किया, तो HD संकालिया ने नहीं किया। कब किया, तो 1969 में किया। यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से अनगढ़ हैंडेक्स मिले। हैंडेक्स औजार पढ़ाए थे वहाँ पे जो थे वही हैंडेक्स मिले। और वो हैंडेक्स अच्छे नहीं है, अनगढ़ मतलब प्रारंभिक रूप लगता है कि हैंडेक्स बनाने वाले जो थे पहला मानव वो वाले हैंडेक्स यहाँ पहलगाम से माना जाता है। इस वजह से पहलगाम के जो हैंडेक्स है वो सबसे प्राचीन हैंडेक्स माने जाते हैं। इसके अलावा अनगढ़ का मतलब है जो अनगढ़ जो प्रारंभिक मानव बनाया वही हैंडेक्स होंगे। वही हैंडेक्स हमारे पहलगाम जम्मू कश्मीर से मिले, इसलिए ये हैंडेक्स को सबसे प्राचीन माना जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन हैंडेक्स निम्न पूरा पाषाणकालीन किस स्थल से मिले हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम पूरा स्थल से मिले हैं। ये हो गए प्रमुख स्थल। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा जो ये युवती का कपाल मिला था इसका एक और नाम दिया जाता है, जिसको मतलब विद्वान दिए इसको नर्मदिकस नर्मदिसिस। युवती का जो कपाल मिला है यहाँ से हथनौरा MP से, इसको नर्मदिकस और नर्मदिसिस के नाम से भी जाना जा सकता है। तो हो सकता है ऐसे भी पूछा जा सके। और जो ये हाथी के एविडेंस मिले हैं ये भी पूछा गया है कि ये जो है ये क्या है, तो ये हाथी के एविडेंस है, उनकी प्रजातियों के नाम है। अब देख लेते हैं अगले पूरा स्थल। अब हम अन्य प्रमुख स्थल देख लेते हैं। उस वाले चार्ट में हम लोग ने देखा था प्रमुख स्थल, इस वाले चार्ट में हम लोग निम्न पूरा पाषाणकालीन प्रमुख जमाव पढ़ेंगे नदी घाटी के, क्योंकि जमाव से काफी देखते हैं क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्रम दे देते हैं जमाव का और उसको क्रम में सजाना रहता है समय के हिसाब से। तो पहला इसमें नदी घाटी जमाव देखते हैं। पहला नदी घाटी हमारा है ये बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी जमाव कहाँ पाया जाता है, तो बेलन नदी घाटी जो जमाव पाया जाता है वो यूपी में पाया जाता है। यूपी कहाँ है हमारे, तो यूपी हमारी यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे बेलन नदी घाटी पाया जाता है। बेलन है और उनकी सहायक नदियाँ, उनकी नदी घाटियों के बीच मानव का निवास स्थल पाया जाता है, इसी को कहते हैं बेलन नदी घाटी। बेलन किसकी सहायक नदी है पूछा जाता है, तो बेलन टोंस की सहायक नदी है। बेलन किसकी सहायक नदी है, तो बेलन टोंस की सहायक नदी है। और बेलन की लोकेशन यूपी में है। यूपी में भी कहाँ, विशेषकर इलाहाबाद में मिर्जापुर तहसील के अंतर्गत बेलन नदी घाटी आता है। यहाँ से मध्य पाषाण काल में अच्छी खासी मात्रा में बेलन नदी घाटी में
पूरा स्थल मिलते हैं। यहाँ पे काम किसने किया, तो यहाँ पे जो काम किए हैं वो जी.आर. शर्मा किए। जी.आर. शर्मा उतनी टाइम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने यहाँ पे बेलन नदी घाटी पे काम किया है। यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है वो विशेषता क्या है, बेलन नदी घाटी में लगातार मानव बस्ती पाई जाती है। यहाँ पे पूरे पाषाण काल में यहाँ पे कंटिन्यू मानव बस्ती पाई जाती है। इसको समझने के लिए जैसे कि ये हमारा नदी घाटी जमाव हो गया, ये पहला जमाव है हमारा पूरा पाषाण काल का। इसके बाद जो दूसरी बार मानव आया, वो दूसरा काल जो आया मध्य पाषाण काल, इसमें भी मानव इसी पे रहता है, इसी जगह पे। फिर नव पाषाण काल में भी मानव इसी जगह पे रहता है। कि यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पूरा पाषाण से लेके नव पाषाण तक मानव लगातार इसी बस्ती पे रहा है, बस्ती पे या फिर इसी पूरा स्थल पे रहा। बस्ती अलग अलग बनाया लेकिन यही पूरा स्थल पे रहा। जैसे वर्तमान में वाराणसी को ले लो तो वहाँ पे कंटिन्यूटी पाई जाती है कि वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि एक टाइम मानव रहा फिर 100-200 साल नहीं रहा, ऐसा नहीं पाया जाता है। वो भी एक कंटिन्यूटी वाला मानव बस्ती का वर्तमान में स्थल है। वैसे ही हमारा ये बेलन नदी घाटी था। अब दूसरा जमाव देख लेते हैं। दूसरा जमाव जो है वो नर्मदा नदी घाटी है। नर्मदा नदी घाटी का जमाव कहाँ पाया जाता है, ये विशेषकर ये एमपी वाली एरिया में पाया जाता है। ये वाला जो जमाव है यहाँ पे नर्मदा नदी घाटी जमाव पाया जाता है। यहाँ के जमाव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो पहला जमाव है वो सिहावल जमाव है, दूसरा पटपरा जमाव है, तीसरा बागोर जमाव है, चौथा खतोही जमाव है। उसमें से जो ये जमाव है, इन दोनों जमाव का जो संबंध पाया जाता है वो निम्न पूरा पाषाण काल से पाया जाता है। सिहावल जमाव और पटपरा जमाव का संबंध किस काल से पाया जाता है, तो निम्न पूरा पाषाण काल से जाना जाता है। ये अक्सर ज्यादातर क्रम में सजाने को पूछ लेते या फिर दे देते हैं, पूछते हैं इनमें से प्राचीन कौन है। तो प्राचीन देख लेते हैं तो सबसे पहले सिहावल होगा, अगर नवीन पूछा जाए तो खतोही जमाव होगा। तो ये हो गया नर्मदा घाटी वाला जमाव। कहाँ है, तो ये एमपी वाली एरिया में पाया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक हमारा राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ स्थल पाए जाते हैं। कौन से स्थल पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, ये पाया जाता है गिद्धलूर पाया जाता है और नेल्लूर पाया जाता है। कौन सा आंध्र प्रदेश में स्थल पाया जाता है, गिद्धलूर पाया जाता है और नेल्लूर पाया जाता है। यहाँ से जो उपकरण पाए गए हैं वो एस्यूलियन परंपरा के उपकरण हैंडक्स पाए गए हैं। ये हो गया स्थल। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक हमारा राज्य पड़ता है, ये वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र या फिर दक्कन क्षेत्र कह सकते हैं। दक्कन क्षेत्र में महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों एरिया आ जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र वाली एरिया में जो प्रमुख स्थल निम्न पूरा पाषाण काल पड़ते हैं। तो महाराष्ट्र ये हमारा हो गया राज्य महाराष्ट्र। हमको यहाँ के स्थल पढ़ना है। यहाँ पे जो स्थल पाए जाते हैं मुख्य रूप से वो पाया जाता है, पहला बोरी पाया जाता है, दूसरा निवासा पाया जाता है, तीसरा मोरगांव पाया जाता है, चौथा यासर पाया जाता है, पांचवा भादने पाया जाता है। ये यहाँ के प्रमुख 5 स्थल हो गए, लेकिन इसमें से कुछ जिनकी विशेषता है उनको जान लेते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख कौन कौन से स्थल है, तो बोरी है, निवासा है, मोरगांव है, यासर, भदने ये है। और प्रमुख इसमें जो विशेषकर स्थल है जिनसे कुछ एविडेंस मिले उनको देख लेते हैं। तो बोरी जो स्थल है ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है। बोरी पूरा स्थल महाराष्ट्र में पाया जाता है और महाराष्ट्र पे किस नदी पे पाया जाता है पूछा जाता है, तो बोरी स्थल महाराष्ट्र के कुकड़ी नदी तट पे पाया जाता है। बोरी कहाँ पाया जाता है, तो बोरी महाराष्ट्र के कुकड़ी नदी पे पाया जाता है। और इसकी खास विशेषता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी राख के साक्ष्य पाए गए हैं। मतलब ज्वालामुखी वहाँ पे फूटी थी, उजागर हुई थी, वहाँ पे उसके साक्ष्य मिले हैं। आज हम लोग देखते भी हैं कि इस वाले एरिया में काली मिट्टी के साक्ष्य ज्यादा पाए जाते हैं। तो जो उस प्राचीन काल में भी वहाँ पे ज्वालामुखी उजागर होने के साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ पे मतलब ज्वालामुखी का उद्भव प्राचीन काल में भी हुआ था, वो आज भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है इस दक्कन जिले क्षेत्र में। जो बोरी स्थल है यहाँ पे उत्खनन का कार्य किसने किया, तो यहाँ पे उत्खनन का जो कार्य किए हैं वो रवि कोरी सतार ने किया था। किसने किया है, रवि कोरी सतार ने किया है। बोरी पे उत्खनन का काम किसने किया है, तो रवि कोरी सतार ने किया है। और कब किया है, तो 1989 में किए हैं। बोरी का उत्खनन कब हुआ, तो 1989 में हुआ। किसने किया, तो रवि कोरी सतार ने किया है।
बोरी किस नदी पे है, तो कुकड़ी नदी पे है, महाराष्ट्र पे है। यहाँ पे उत्खनन का काम किया कौन किया, तो रवि कोरी सतान ने किया, 1989 में किया। यहाँ की जो डेटिंग आई है वो आई है 13 लाख। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो निम्न पूरा पाषाण का समय था वो 5 लाख माना जाता था, लेकिन यहाँ की जो डेटिंग है ये ज्वालामुखी राख मिली है, इसकी जो डेटिंग की गई है प्रयोगशाला में उसकी डेटिंग प्राचीनता गई है 13 लाख। और जो डेटिंग की पद्धति अपनाई गई, किस विधि से वहाँ पे डेटिंग की गई है, तो वो पद्धति पूछी जाती है। वो पद्धति है पोटेशियम आर्गन विधि। किस विधि से यहाँ पे ज्वालामुखी राख की डेटिंग की गई है, तो पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा की गई। इसी विधि पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा बोरी की जो तिथि आई है नवीन, वो 13 लाख वर्ष पुरानी आई है। इसके अलावा अन्य स्थल देख लेते हैं। इसके अलावा ये स्थल हो गया प्राचीन। इसके अलावा यहाँ पे अतिरम पड़ता है तमिलनाडु एरिया में। अतिरम पक्कम की भी जो डेटिंग जाती है वो 15 लाख ईसा पूर्व जाती है। तो ये दो प्रमुख प्राचीन स्थल भारत के मुख्य रूप से हो जाते हैं। पहला अतिरम पक्कम, उसकी डेटिंग 15 लाख जाती है और बोरी की 13 लाख जाती है। ये होगी। इसके अलावा जो प्रमुख स्थल है यहाँ का वो है नेवासा। नेवासा भी महाराष्ट्र पे पड़ता है। नेवासा ज्यादातर पूछा जाता है किस नदी पे पड़ता है, तो नेवासा महाराष्ट्र के प्रवरा नदी पे पड़ता है। किस नदी पे पड़ता है, ये महाराष्ट्र के प्रवरा नदी पे पड़ता है। और यहाँ पे काम किसने किया, मतलब उत्खनन का काम किसने किया, तो नेवासा के उत्खनन का काम किए थे हमारे HD संकालिया सर। किसने किया, नेवासा का उत्खनन किसने किया था, तो HD संकालिया सर ने किया था। ये परवाना नदी तट पे पड़ता है। इसके अलावा कौन से पूरा स्थल है, मोरगांव है, यासर है, भदने है। अन्य देख लेते हैं जमाव। अन्य जमाव में है हमारे राजस्थान का जमाव। ये है हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया। ये वाला राजस्थान का एरिया जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान का जो एरिया है ये है हमारा राजस्थान। इस वाली एरिया में जो जमाव पाया जाता है उनको हमको देखना है, और जिनका संबंध हमारे निम्न पूरा पाषाण काल से है और क्रम में आते हैं। तो यहाँ पे जो जमाव पाया जाता है राजस्थान, ये हो गया हमारा जमाव राजस्थान का। इसमें जो जमाव पाए जाते हैं, पहला जमाव जो पाया जाता है वो जयल जमाव पाया जाता है। कौन सा जमाव पाया जाता है, जयल जमाव पाया जाता है। दूसरा अमरपुरा जमाव पाया जाता है। तीसरा डिडवाना जमाव पाया जाता है। तो ये हो गए जमाव राजस्थान के, जयल जमाव, अमरपुर जमाव और अमरपुरा जमाव भी मिलता है। इसका नाम अमरपुरा जमाव या अमरपुर जमाव। और तीसरा डिडवाना जमाव। ये भी क्रम सजाने को पूछा जाता है। इसमें से सबसे प्राचीन जयल है, फिर अमरपुरा है, फिर नवीन पूछा जाए तो डिडवाना जमाव है। अगर नवीन पूछा जाए तो डिडवाना जमाव है। अब देख लेते हैं अन्य स्थल। अन्य स्थल में ये हमारी सोहन नदी घाटी जमाव। सोहन नदी घाटी किस एरिया में आती है, तो सोहन नदी घाटी जमाव जो है मुख्य रूप से ये सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। सोहन उसी वाली एरिया में पाया जाता है। और सोहन नदी घाटी का मुख्य रूप से जो जमाव वर्तमान में पाया जाता है वो पाकिस्तान वाली एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पे जो खोज और काम का कार्य किए हैं वो किए हैं DN वाडिया। कौन किए सोहन घाटी पे जमाव, तो DN वाडिया ने किया। कब किया था, तो 1928 ईस्वी में किया था। सोहन घाटी कहाँ पड़ता है, तो सोहन घाटी सोहन नदी घाटी में पड़ता है और पाकिस्तान वाली एरिया में वर्तमान में पड़ता है। भारत के पश्चिमेतर हिस्सों में कह सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा काम हुआ है वो 1930 में हुआ है। और किसने किया है, तो RU टंडन ने किया था। और स्थल कौन सा सोहन घाटी का, तो सोहन घाटी का जो ये पूरा स्थल है पिंडी घेव। पिंडी घेव किसके अंतर्गत आता है, तो सोहन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे काम किसने किया, तो यहाँ पे काम किए हैं 1930 में RU टंडन ने। और यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में उपकरण की प्राप्ति की है। किसने किया है, तो RU टंडन ने किया है। इसके बाद सोहन घाटी पे और इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता काम करते हैं, वो है TT पीटरसन और डी टेरा। TT पीटरसन और डी टेरा ने जो काम किया है वो बहुत व्यापक पैमाने पे किया है। जो ये DN वाडिया है, DN वाडिया, इनको सोहन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। पूछा जाता है सोहन घाटी का पितामह किसे कहा जाता है, सोहन घाटी का पितामह
किसे कहा जाता है? तो सोहन घाटी का पितामह डी.एन. वाडिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोहन घाटी पे जो उत्खनन या खोज का कार्य किए थे सबसे पहले वो डी.एन. वाडिया ने किया था, इसीलिए सोहन घाटी का पितामह डी.एन. वाडिया को कहा जाता है। इसके बाद जो ये 1935 में टी.टी. पीटरसन और डी टेरा ने काम किया, तो सोहन घाटी पे ये व्यापक रूप से काम किए थे। तो यहाँ पे देखें, सोहन घाटी में 5 वेदिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे जो 5 वेदिकाओं की घोषणा मिलती है वो मुख्य रूप से टी.टी. पीटरसन और डी टेरा ने किया था। और जमाव कैसे होते हैं? जमाव को सोहन घाटी के जमाव को समझ लेते हैं। तो जमाव को समझने के लिए, जैसे ये सोहन घाटी वाला ये एरिया हो गया, तो इसका जो पहला जमाव है ये हो गया, ये हो गया हमारा पहला काल, ये हो गया हमारा दूसरा काल, ये हो गया हमारा तीसरा काल, ये हो गया हमारा चौथा काल, ये हो गया हमारा 5वां काल। इसमें जो ये वाला काल होगा, इसका संबंध किस काल से होगा? तो इसका संबंध हमारे निम्न पूरा पाषाण काल से है, निम्न पूरा पाषाण काल से है। और इस वाले जो जमाव में है, इस वाले जमाव में कुछ एविडेंस के रूप में नहीं पाया गया। जो एविडेंस पाया गया है उससे प्रमाणित होता है सोहन घाटी के ये निम्न पूरा पाषाण काल का जमाव है। इस वाले से भी कुछ बहुत नहीं मिलता, इसमें बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। बड़े बड़े पत्थर, कुछ लगता है कि उपकरण का रूप धारण किए हैं, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। और जो ये वाला जमाव है, इस वाले जमाव में विशेषकर कुछ पाया नहीं जाता है, लेकिन इस वाले जमाव में एक पूरा स्थल कहते हैं कि पाया जाता है, जिसका नाम है चौतरा। क्या नाम है? चौतरा। चौतरा ये पूरा स्थल है। इसकी विशेषता क्या है? इसको घुसपैठियों का अड्डा कहा जाता है। इसका क्या मतलब? चौतरा को घुसपैठियों का अड्डा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे डी टेरा और डी.टी. पीटरसन का मानना है कि यहाँ पे जो उपकरण जैसे कि हैंडेक्स जो उपकरण होते थे वो दक्षिण भारत के रहते थे, और चॉपिंग जो उपकरण रहते थे वो उत्तर भारत के रहते थे। लेकिन ये इस वाली एरिया में ये पड़ता है सोहन घाटी। इस वाले एरिया में, सोहन घाटी के इस वाले जमाव में चौतरा पूरा स्थल पड़ता। उस पूरा स्थल पे हैंडेक्स और चॉपिंग दोनों पाए जाते हैं। इस पूरा स्थल पे हैंडेक्स और चॉपिंग ये दोनों उपकरण जो है, ये दोनों उपकरण इस चौतरा वाले पूरा स्थल पे पाए जाते हैं। बस इसी रीजन के कारण डी टेरा और डी.टी. पीटरसन ने इसे घुसपैठियों का अड्डा कहा। मतलब कि आखिर ये यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे हैंडेक्स, यहाँ इसमें चल रहे हैं चॉपिंग, फिर यहाँ पे ये उपकरण यहाँ उसके कैसे गए? तो उनका मानना है कि कोई आक्रमण करने के उद्देश्य से ये मानो यहाँ पे गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा, इसीलिए चौतरा को घुसपैठियों का अड्डा कहा जाता है। ये हो गया। इसके अलावा ये सोहन घाटी का ये जो चौथा जमाव है, ये वाला जमाव, ये जो चौतरा पूरा स्थल है, इतिहासकार इसको ही विकसित सोहन का नाम देते हैं, और चौथी वेदिका को विकसित सोहन का नाम दिया जाता है। तो चौतरा घुसपैठियों का स्थल है, चौतरा विकसित सोहन का भी नाम दिया जाता है। अगर पूछा जाए सोहन की किस जमाव को विकसित सोहन का नाम दिया जाता है, तो वो है हमारा चौथा जमाव सोहन घाटी का। ये जमाव जो है विकसित सोहन का नाम दिया जाता है, और इसी जमाव से हमको गुलाबी रंग के पाषाण खंड मिलते हैं। पूछा जाता है सोहन के किस जमाव से गुलाबी रंग के पाषाण खंड मिलते हैं, तो वो स्थल है हमारा सोहन घाटी का चौथा जमाव। और जो ये 5वां जमाव, ये नवीन जमाव है, और इससे मृद भांड मिलते हैं, मृद भांड के टुकड़े मिलते हैं। तो मृद भांड की विशेषता, मृद भांड प्रमुख रूप से जो मिलते हैं वो नवपाषाण काल के मिलते हैं। तो मान सकते हैं कि ये वाला जो जमा हो जाएगा वो नवपाषाण काल को, बाकी इन दो जमाओं का जो संबंध माना जाता है मुख्य रूप से वो निम्न पूरा पाषाण काल से माना जाता है। और इस पाकिस्तान वाले भारतीय उपमहाद्वीप पे एक और स्थल पड़ता है जिसका नाम है रिवात, जिसका नाम है रिवात। रिवात ये जो पूरा स्थल पड़ता है ये भारत में नहीं पड़ता, ये पूरा स्थल यहाँ पे पड़ता है। ये हो गया हमारा पाकिस्तान, इसी अली एरिया में यहाँ पे पड़ता है रिवात।
रिवात जो पूरा स्थल पड़ता है भारतीय उपमहाद्वीप में, इसकी विशेषता है कि इसकी जो डेटिंग की गई है उसकी डेटिंग आई है 19 लाख। ये तो बोरी अतिरम पक्कम से भी ज्यादा निकल गया कि रिवात पूरा स्थल जो है भारतीय उपमहाद्वीप की वो सबसे प्राचीनतम निम्न पूरा पाषाणकालीन डेटिंग ली है, इसकी एक विशेषता है। तो लेकिन ये भारत में नहीं है, भारत के बाहर है, तो इस वजह से सबसे प्राचीन जो होंगे वो हमारे अतिरम पक्कम और बोरी होंगे। अगर ऐसे भारतीय महाद्वीप में सबसे प्राचीन निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल पूछा जाए तो हो जाएगा रिवात। आई होप जो निम्न पूरा पाषाणकालीन इतिहास है वो आपको समझ में आए होंगे, उसके स्थल उसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। बाकी आज के लिए जय हिंद।